गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 11th के फिजिक्स का वेक्टर का दूसरा लेक्चर। वेक्टर में हम लोग वेक्टर के कंपोनेंट के बारे में, एंगल के बारे में, वेक्टर क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, कौन से वेक्टर होंगे, कौन से स्केलर होंगे, टेंसर किसे कहते हैं, बहुत सारी बातों पर आपने चर्चा की। आज हम लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे और आज का सबसे पहला टॉपिक होगा आपके सामने टाइप्स ऑफ वेक्टर। आज आप सबसे पहले हेडिंग क्या दीजिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर। आज आपके सामने हेडिंग है क्या, टाइप्स ऑफ वेक्टर। आज आप सबसे पहले वेक्टर के अलग अलग प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज आप वेक्टर के अलग अलग प्रकार के बारे में डिस्कस करेंगे। जरा इसको देखेंगे आप कि वेक्टर का अलग अलग प्रकार क्या है। वेक्टर में सबसे पहले आप पढ़ोगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, ये जीरो वेक्टर क्या होता है जरा देखेंगे। जीरो वेक्टर या इसी को बोलते हैं नल वेक्टर। नल वेक्टर, ये जीरो वेक्टर क्या होता है, जैसे कि आपने क्या बोला, मान लो आप यहां से चलना शुरू किए और पुनः इसी पॉइंट पे आ गए। आगे मतलब इस वेक्टर का इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। इसको आप कैसे लिखोगे, इसे आप लिखोगे ए वेक्टर। ए से शुरू हुआ और ए पर ही खत्म हुआ, इसका नाम क्या है, ए वेक्टर। तो वैसा वेक्टर जो साइक्लिक हो, पहली बात हम जो बोलेंगे उसे आप नोट्स के रूप में लिखते चलेंगे। वैसा वेक्टर जो साइक्लिक हो उसे क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर। या वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो और डायरेक्शन डिफाइंड ना हो, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो हो उसे क्या बोलते हैं, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। और इस जीरो वेक्टर को हम लोग इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है। तो आपने सीखा अभी जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। दूसरा हम लोग सीखेंगे लाइक वेक्टर। लाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर क्या होता है कि अगर दो वेक्टर है, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, अगर इस दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम है तो इसे आप क्या कहते हैं, लाइक वेक्टर। तीसरा होता है अनलाइक वेक्टर। अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर का मतलब क्या हुआ, जैसे वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, अगर दो वेक्टर का डायरेक्शन अलग अलग हो उसे आप क्या बोलेंगे, अनलाइक वेक्टर। तो आपने क्या देखा, सबसे पहले जीरो वेक्टर, लाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर। अगला आप देखेंगे, अगला चौथा आप देखेंगे पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर, ओके। पैरेलल वेक्टर का मतलब हो गया दो, यदि दो वेक्टर है और दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसे आप क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। पांचवा है एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर, अब एंटी पैरेलल वेक्टर क्या है, जैसे कि एक वेक्टर ए राइट के तरफ, दूसरा वेक्टर बी लेफ्ट के तरफ, अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो तब इस प्रकार के वेक्टर को आप क्या बोलते हैं, आप इस प्रकार के वेक्टर को बोलते हैं अनलाइक एंटी पैरेलल वेक्टर। छठा हो गया आपका एंटी पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, ये देखिए को इनिशियल, सर को मतलब होता है एक साथ, इनिशियल का मतलब शुरुआत करना। अगर दो या दो से अधिक वेक्टर, हम लोग जनरली दो वेक्टर की ही बात करेंगे, यदि दो या दो से अधिक वेक्टर एक ही पॉइंट से शुरू हुआ हो, देखिए ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक ही पॉइंट से निकला है, मतलब दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है, तब इस प्रकार के वेक्टर को क्या बोलेंगे, को इनिशियल वेक्टर। क्या बोलेंगे इसको, को इनिशियल वेक्टर। सातवां होता है को फाइनल वेक्टर। सातवां है आपके सामने को फाइनल वेक्टर। ये आप समझ गए होंगे को फाइनल वेक्टर किसे बोलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, वैसे वेक्टर, जैसे ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर आपका बी है, दोनों वेक्टर का फाइनल पॉइंट क्या है, सेम है। तो यदि दो या दो से अधिक वेक्टर का फाइनल पॉइंट मतलब टर्मिनल पॉइंट अगर सेम हो उसे क्या बोलते हैं, को फाइनल वेक्टर। क्या बोलेंगे, को फाइनल वेक्टर। आठवां होगा इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, ये इक्वल वेक्टर क्या है जरा देखिए, ये है आपका वेक्टर ए और ये है आपका वेक्टर बी। तो कहता है यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, अर्थात यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, यदि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, तब इस प्रकार के दोनों वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं,
इक्वल वेक्टर। आपने क्या बोला, यदि ये इंपॉर्टेंट, इसको जरा आप ध्यान में रखिएगा, वैसे वेक्टर जिनके मैग्नीट्यूड्स और डायरेक्शन सेम हो उसे क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। यदि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर अलग अलग होगा तो उसको बोलेंगे अनइक्वल वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर किसे बोलेंगे, वैसे वेक्टर्स जिनके ए और बी दो वेक्टर हैं, जिनका देखिए लंबाई दोनों का सेम है, और बताए थे कि तीर की लंबाई जो है उसके मैग्नीट्यूड को बताता है और डायरेक्शन जो है वो वेक्टर के डायरेक्शन को बताता है। तो दोनों का लेंथ सेम है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों का डायरेक्शन भी सेम है, इसीलिए ए और बी को यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आप इक्वल वेक्टर। ओके, नेक्स्ट इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर तो हम लोग देखें को फाइनल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, यहाँ पे क्या इक्वल वेक्टर। 9 में आप देखेंगे इसका नाम है कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, तो कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में रहना। कोप्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में रहना। जैसे ये दीवार है या बोर्ड है, अगर सभी के सभी वेक्टर इसी बोर्ड में हो, जैसे अगर ए वेक्टर इधर के तरफ है, बी वेक्टर इधर के तरफ है, सी वेक्टर इधर के तरफ है, तो यदि सभी के सभी वेक्टर एक ही प्लेन में होता है तो उसको बोलते हैं कोप्लेनर वेक्टर। क्या बोले, अब जैसे एक वेक्टर छत में है, एक वेक्टर फर्श पे, इसको बोलेंगे, इसको कोप्लेनर नहीं बोलेंगे क्योंकि दोनों अलग अलग प्लेन में है। ओके, लेकिन यदि सभी वेक्टर छत वाले प्लेन में हो तो उसे आप क्या बोलेंगे, कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, अगर अगला होता है नॉन कोप्लेनर वेक्टर। नॉन कोप्लेनर वेक्टर, अगला आप क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लेनर वेक्टर मतलब क्या है, यदि दो या दो से अधिक वेक्टर अलग अलग प्लेन में हो, यदि दो या दो से अधिक वेक्टर अलग अलग प्लेन में हो। देखेंगे जरा, जैसे ये आपका मान लो दीवार है और ये आपका जमीन है, ये आपका ग्राउंड है। एक वेक्टर है जो इस प्लेन में है, एक वेक्टर इस प्लेन में है। वेक्टर ए जो है वो दीवार में है, वेक्टर बी जो है मान लो छत में है। इसको क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लेनर। मतलब यदि सभी के सभी वेक्टर एक प्लेन में होगा उसे आप बोलेंगे कोप्लेनर, यदि अलग अलग प्लेन में होगा तो उसे आप क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लेनर। ओके, नेक्स्ट 11वां आपके सामने आएगा और जिसका नाम है फ्री वेक्टर। 11वां का क्या नाम है, फ्री वेक्टर। क्या नाम है इसका, फ्री वेक्टर। 11वां का क्या नाम है, फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर क्या होता है, जैसे कि मान लो आपसे एक दोस्त पूछता है कि आप तुम फ्री हो, तो हाँ हम फ्री हैं, चलो मेरे साथ घूमने। मतलब क्या, अगर कोई वेक्टर फ्री होता है तो वह किसी खास डिसिप्लिन से इंडिपेंडेंट होता है। मतलब फ्री वेक्टर वैसा वेक्टर होता है जो ओरिजिन पर डिपेंड ना करे, जो किसी पॉइंट के साथ जुड़ा हुआ ना हो, जिस वेक्टर के साथ कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, कोई अवरोध ना हो, तब इस प्रकार के वेक्टर को क्या बोलेंगे, फ्री वेक्टर। अर्थात दैट वेक्टर विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द ओरिजिन। वैसा वेक्टर जो ओरिजिन से इंडिपेंडेंट हो, जो किसी पॉइंट से गुजरने के लिए रेस्ट्रिक्टेड ना हो, किसी पॉइंट के से जुड़ा हुआ ना हो, उस वेक्टर को क्या बोलेंगे, फ्री वेक्टर। दूसरा स्टार जो अति महत्वपूर्ण है आपके सिलेबस के लिए, हमारे सिलेबस में फ्री वेक्टर को ही पढ़ा जाना है। क्या बोले, हमारे सिलेबस में किसको पढ़ा जाना है, फ्री वेक्टर को पढ़ा जाना। और तीसरा पॉइंट आप लिखिए जो अति इंपॉर्टेंट है, फ्री वेक्टर को बिना उसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड में परिवर्तन किए एक जगह से दूसरे जगह आप शिफ्ट कर सकते हैं। इसको दिमाग में डालिए। क्या बोले, फ्री वेक्टर को एक जगह से दूसरे जगह बिना उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज किए हुए उसे आप एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर सकते हैं। वो बुरा नहीं मानेगा, वो बुरा नहीं मानता है। तो इस प्रकार के वेक्टर का नाम क्या है, फ्री वेक्टर। आप देखेंगे, जैसे मान लो ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। ठीक, आपको ए वेक्टर को यहाँ से उठानी है और यहाँ लाके रखनी है, तो आप इसका मैग्नीट्यूड देख लीजिए, डायरेक्शन देख लीजिए। इस वेक्टर को आप यहाँ से उठा के यहाँ भी लाके रख सकते हैं, बशर्ते उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज ना हो। इस वेक्टर को आप यहाँ से उठा के यहाँ भी लाके रख सकते हैं, बशर्ते उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज ना हो। ये बी है, बी को आप यहाँ से उठा के यहाँ भी लाके रख सकते हैं, बशर्ते उसका मैग्नीट्यूड में कोई परिवर्तन ना हो, डायरेक्शन में कोई परिवर्तन ना हो। जिसके साथ आप ये खेल सकते हैं, उस वेक्टर का नाम है फ्री वेक्टर। ओके, नेक्स्ट 12वां का नाम है लोकलाइज्ड वेक्टर। लोकेलाइज्ड वेक्टर 12वां का क्या नाम है, 12वां का नाम है लोकेलाइज्ड वेक्टर। लोकेलाइज्ड वेक्टर का मतलब होता है वैसा वेक्टर जो ओरिजिन के साथ जुड़ा हुआ, जो ओरिजिन को छोड़ करके कहीं और नहीं जा सकता,
जो ऑरिजिन के साथ जुड़ा हुआ हो, जो ऑरिजिन को छोड़ करके कहीं और नहीं जा सकता, या वैसा वेक्टर जो किसी पॉइंट के साथ रेस्ट्रिक्टेड हो, या वैसा वेक्टर जो किसी पॉइंट के साथ गुजरने के लिए मजबूर हो, या वैसा वेक्टर जो किसी काम को छोड़ करके किसी दूसरे जगह नहीं जा सकता हो, वैसे वेक्टर का नाम क्या है? लोकेलाइज्ड वेक्टर। ओके, कंप्लीट। नेक्स्ट अगला 12वां आप पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, ये पोजीशन वेक्टर क्या है वो देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपके पास पोजीशन वेक्टर को हम लोग डिफाइन करते हैं। जैसे आप मान लो आपके पास 13वां वेक्टर है जिसका नाम क्या है? तो जिसका नाम है पोजीशन वेक्टर। देखेंगे पोजीशन वेक्टर क्या है। आपके पास ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, यहाँ पे ऑरिजिन, और यहाँ पे एक पॉइंट पी है। ठीक, तो एक पॉइंट ओ है, इसका निर्देशांक 0 0 और इसका निर्देशांक मान लेते हैं x1, y1। ठीक, तो ये क्या है? दो पॉइंट को मिलाने पर जो एक वेक्टर तैयार होता है इसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर, और इसका नाम क्या होगा? ओपी वेक्टर। इसका नाम क्या हो गया? ओपी वेक्टर। मतलब दो पॉइंट को मिलाने पर जो वेक्टर तैयार होगा उसी का नाम है दो पॉइंट को मिलाने पर जो वेक्टर तैयार होगा उसी का नाम क्या होगा? पोजीशन वेक्टर। तो आपने इस तरीके से क्या समझा? पोजीशन वेक्टर। कंप्लीट। अब जरा देखिए, तो ये पोजीशन वेक्टर किसके किसके बीच है? ओ और पी के बीच में है। एक पॉइंट है 0 0 और एक पॉइंट है x1 y1। तो इस प्रकार दो पॉइंट को मिलाने पर जो वेक्टर तैयार होगा उसका क्या नाम है? पोजीशन वेक्टर। जैसे यहाँ पे ओ है, यहाँ पे q, इस वेक्टर का नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा ओ क्यू वेक्टर। ओ क्यू वेक्टर। तो ये क्या है? ये ओ क्यू वेक्टर, और ये भी क्या कहलाएगा? एक पोजीशन वेक्टर कहलाता है। कंप्लीट। नेक्स्ट अगला होगा 14वां पॉइंट जिसका नाम है यूनिट वेक्टर। अति इंपॉर्टेंट 14वां हेडिंग दीजिए आप, और आप लिखेंगे उसमें यूनिट वेक्टर। 14वां में आप लिखेंगे, क्या लिखने वाले हैं आप? यूनिट वेक्टर। आपने क्या लिख दिया? यूनिट वेक्टर। अब देखेंगे, अब यहाँ इस वेक्टर को डिटेल्ड में डिस्कस करना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर को आपको डिटेल्ड में, यूनिट वेक्टर को डिटेल्ड में डिस्कस करना पड़ेगा। जरा देखिए कैसे। सबसे पहली बात कि अगर हम लोग एक्सिस को बनाएं, तो ये है आपका वाई एक्सिस, ये है आपका एक्स एक्सिस, और ये है आपका जेड एक्सिस। कितने एक्सिस हो गए? 3 एक्सिस, एक्स वाई और जेड, और वो तीनों वेक्टर इस प्रकार से होता है। जरा देखिए, इस प्रकार से, इस प्रकार का, इस तरीके से। ये रेड पेन एक्स है, ब्लैक पेन जो है ये वाई है, और ये जो पेन है आपका, ये मार्कर दोनों एक्स वाई है, और ये पेन है ये जेड एक्सिस है। लेकिन इसको जेड को तो दिखा नहीं सकते, इसीलिए उसको बोर्ड पर दिखाने के लिए आप बोर्ड पे कैसे छापिएगा? बाहर थोड़ी निकालिएगा आप। तो उसको लिखने के लिए इस प्रकार से हम लोग बोर्ड पे लिख देते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है? इस तरीके से बाहर निकला हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ओके, तो एक्स एक्सिस के तरफ जो यूनिट वेक्टर होता है उसे लिखा जाता है आई कैप। क्या लिखते हैं? आई कैप। आई क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। कैप, कैप का मतलब, कैप जो है ये, इसको कैप पढ़ते हैं, यूनिट वेक्टर का ये चिन्ह है कैप। ठीक है, और वाई कंपोनेंट के तरफ होता है जे वेक्टर, और के के तरफ, जेड के तरफ होता है के वेक्टर। क्या बोल रहे हैं सर? और ये बीच में क्या है? यहाँ पे ऑरिजिन। हमने क्या बोला? 3 एक्सिस है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के तरफ क्या लिखते हैं? आई कैप, मतलब यूनिट वेक्टर आई। वाई एक्सिस के तरफ यूनिट वेक्टर जे, जेड एक्सिस के तरफ यूनिट वेक्टर के। कंप्लीट। आप देखेंगे यूनिट, यूनिट का मतलब होता है इकाई। तो कहते हैं कि यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? 1 हो। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना? 1 हो। आप देखेंगे एक्स के तरफ यूनिट वेक्टर आई कैप, वाई के तरफ जे कैप और जेड के तरफ के कैप। कहा गया है किसी भी वेक्टर को आई, जे और के के रूप में लिखा जाता है। किसी भी वेक्टर को आई, जे और के रूप में लिखा जाता है। क्या बोले? किसी भी वेक्टर को आई, जे और के रूप में लिखा जाता है। जैसे हमने लिखा वेक्टर ए बराबर 3i + 2j + 3k। ये आई का मतलब एक्स कंपोनेंट, जे का मतलब वाई कंपोनेंट, के का मतलब जेड कंपोनेंट। ठीक है, तो इसमें एक्स कंपोनेंट कितना? 3, क्योंकि आई किसके तरफ होता है? एक्स के तरफ, तो एक्स कंपोनेंट 3। जे किसके तरफ? वाई के तरफ, तो वाई कंपोनेंट 2। के किसके तरफ? तो जेड के तरफ, तो जेड कंपोनेंट बगल में कुछ नहीं है तो 1 है। दूसरा,
आप इसी वेक्टर को लिख सकते हैं जैसे वेक्टर b इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k। आप ऐसा किसी भी वेक्टर को, जैसे वेक्टर c बराबर 2i प्लस j, जैसे वेक्टर d बराबर 2i माइनस j माइनस k, ऐसा मतलब किसी भी वेक्टर को i, j और k के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी वेक्टर में i, j, k तीनों हो। किसी में i, j, k भी हो सकता है, किसी में i, j हो सकता है, किसी में सिर्फ i हो सकता है, किसी में सिर्फ j हो सकता है, किसी में सिर्फ k हो सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सब में i, j, k होना चाहिए, नहीं सर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ओके, तो किसी भी वेक्टर को आप i, j और k के रूप में लिख सकते हैं। कंप्लीट। क्या बोल रहे हैं? किसी भी वेक्टर को i, j और k के रूप में लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अगला आप पढ़ेंगे एडिशन ऑफ यूनिट वेक्टर। ये हम लोग यूनिट वेक्टर में ही पढ़ रहे हैं। अगला क्या है? एडिशन ऑफ वेक्टर, मतलब वेक्टर को जोड़ना। जैसे आपके पास a बराबर दे दिया 2i प्लस 3j प्लस 4k और b बराबर आपके पास दे दिया i प्लस j प्लस k दे दिया। आपसे पूछा बताइए a वेक्टर a जोड़ वेक्टर b कितना होगा? क्या करेंगे? सुनिएगा, i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ जोड़ देंगे। क्या बोल रहे हैं? जोड़ कैसे निकालेंगे? i को i वाले के साथ, j को j वाले के साथ और k को k वाले के साथ क्या करेंगे? आप जोड़ देंगे। चलिए आइए, ऊपर में 2i नीचे में i, तो 2i जोड़ 1i कितना हो गया? ये हो गया 3i। 3j जोड़ j तो कितना हो गया? 4j। 4k प्लस k कितना हो गया? 5k। ये क्या निकल गया? ये क्या निकल गया? जोड़ निकल गया। कंप्लीट। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे? दो वेक्टर को आपस में जोड़ सकते हैं। अगर तीन वेक्टर रहता तो तीनों के i को एक साथ, तीनों के j को एक साथ, तीनों के k को एक साथ। दूसरा पॉइंट है आपका सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, वेक्टर का घटाव। जैसे मान लो आपके पास a बराबर 3i प्लस 2j प्लस 4k ऐसा दिया हुआ है और b बराबर दे दिया i प्लस j प्लस k, ऐसा आपको दे दिया। आपसे पूछा कि आप वेक्टर a माइनस वेक्टर b, मतलब a में से b घटाना है, a में से b घटाना है। अगर पूछेगा वेक्टर b माइनस वेक्टर a, दोनों अलग अलग चीज़ है। ऊपर वाले में a में से b घटाना है और नीचे वाले में b में से a घटाना है। जरा देखिएगा, तो अगर हम a में से b घटाएं तो हमारे सामने क्या आएगा? देखेंगे 3i में से 1i घटेगा तो क्या बच गया? 2i। 2 j में से 1j घट गया तो क्या? 1j बचेगा। 4k में से 1k घट गया तो कितना? 3k बचेगा। ऐसा हो गया। इसको बोलते हैं सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, दो वेक्टर का घटाव है ये। नेक्स्ट, अब क्या है? b माइनस a, तो b में से a घटेगा, 1i में से 3i घटेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 2i। 1j में से 2j घटेगा तो माइनस j बचेगा। k में से 4k घटेगा तो माइनस 3k बचेगा। अर्थात a माइनस b कुछ अलग है और b माइनस a कुछ अलग है। a माइनस b कुछ अलग है और b माइनस a कुछ अलग है। ये क्या था? दो वेक्टर का जोड़ और दो वेक्टर का घटाव। कैसे दो वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे, दो वेक्टर को कैसे घटाएंगे। ओके, नेक्स्ट, अब आप देखेंगे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अब आपके सामने है वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तीसरा पॉइंट है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, जरा इस बात को आप देखिए। मान लो वेक्टर a बराबर आपके पास है 2i प्लस 3j प्लस 4k, ऐसा दिया हुआ है। पूछेगा कि फाइंड a का मैग्नीट्यूड ज्ञात करें। ये वेक्टर है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, कैसे ज्ञात करते हैं? सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप सबसे पहले रूट ले लीजिए। ले लिए, आप देखेंगे सर x कंपोनेंट कितना है, तो आप बोलेंगे सर जो i के साथ गुना में है उसको बोलते हैं x कंपोनेंट, जो y के साथ गुना में है उसे बोलते हैं, जो j के साथ गुना में है उसे बोलते हैं y कंपोनेंट, जो k के साथ गुना में है उसे बोलते हैं z कंपोनेंट। तो x कंपोनेंट कितना हो गया? तो यहाँ पे लिखेंगे x कंपोनेंट का होल स्क्वायर जोड़ y कंपोनेंट का होल स्क्वायर जोड़ z कंपोनेंट का होल स्क्वायर। आप बोलिए x कंपोनेंट किसे कहते हैं? जो i के बगल में होता है, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर।
वाई कंपोनेंट जो जे के बगल में है 3 का स्क्वायर, जेड कंपोनेंट जो के बगल में है 4 का स्क्वायर। कितना निकल गया ये 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 चौका 16, 16 9 25, 4 29, रूट अंडर 29 ये निकल गया आंसर। कंप्लीट कंप्लीट। आप देखें दूसरा सवाल, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 क्वेश्चन दूसरा पूछता है यदि वेक्टर बी बराबर दे दिया आपको 3i + 4j + 4k ऐसा दे दिया, पूछता है फाइंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो सबसे पहली बात क्या करेंगे आप, मैग्नीट्यूड कैसे निकालने सिखाए हैं, क्या करेंगे रूट ले लेंगे। अब x कंपोनेंट 3 का स्क्वायर, y कंपोनेंट 4 का स्क्वायर, फिर z कंपोनेंट 4 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 16 32, 32 9, 32 9 41 का रूट, ये हो गया आपका आंसर। कंप्लीट। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 कहता है आपके सामने, मान लो वेक्टर a इक्वल टू दे दिया 2i + j + k और वेक्टर b बराबर दे दिया i + 2j + k ऐसा दे दिया। आप पूछता है कि फाइंड 1 में a का मैग्नीट्यूड, 2 में b का मैग्नीट्यूड, 3 में a + b का मैग्नीट्यूड और 4 में पूछता है आपसे, 4 में पूछता है a - b का मैग्नीट्यूड, ये पूछा। चलिए सबसे पहला सवाल, सबसे पहला सवाल क्या है, a का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वेक्टर a बराबर कितना है 2i + j + k, b बराबर कितना है i + 2j + k ऐसा दिया हुआ है। अब चलिए तो a का मैग्नीट्यूड, सवाल नंबर 1, a का मैग्नीट्यूड कितना होगा रूट अंडर 2 दूना 4, 1 का 1, 1 का 1, 4 1 5 1 6 रूट 6। दूसरा b का मैग्नीट्यूड तो क्या लिखेंगे रूट अंडर i का 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 1 का स्क्वायर, 2 दूना 4 1 5 1 6 रूट 6। 3 नंबर a + b, पहले तो आप a + b निकाल लीजिए, क्या होगा 2 1 3i जोड़ 2 1 3j + 2k। अब क्या करना है, आपको दिख रहा है क्या, हाँ आपको एकदम दिख रहा है। अब चाहिए आपको a + b का मैग्नीट्यूड, क्या होगा रूट अंडर 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 दूना 4, 18 4 22 का रूट, ये हो गया आंसर। सवाल नंबर 4 में बोला पहले आप निकाल लीजिए a - b, मतलब a में से b घटाइए, 2i में से 1 i गया तो i बच गया, j में से 2j गया माइनस j बच, k में से k गया 0, मतलब k खत्म हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड a - b का मैग्नीट्यूड बराबर रूट अंडर 1 का स्क्वायर जोड़ -1 का स्क्वायर, कितना होगा 1 जोड़ 1 कितना हो गया 2 रूट 2, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से किसी भी वेक्टर का आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, उसका x y z कंपोनेंट बता सकते हैं, इस प्रकार से आप उसे यहाँ तक सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जरा देखेंगे अब क्या करना है, अब आपको ये बताना है, हमने क्या कहा यूनिट वेक्टर किसे बोलेंगे, तो आपने बोला कि यूनिट वेक्टर वैसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो 1 हो। आपसे पूछेगा क्वेश्चन नंबर अगला है 5वां है, इफ वेक्टर a इक्वल टू 1/√3i, 1/√3j, 1/√3k, चेक इट इज यूनिट वेक्टर और नॉट। क्या पूछ रहा है, चेक कीजिए कि क्या ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। क्या बोल रहे हैं आप, ये चेक कीजिए कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। आपको क्या क्या आपके सामने सवाल क्या है, आपके सामने सवाल है कि ये चेक कीजिए कि ये जो दिया हुआ है वो यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। चलिए हमने क्या बोला कि अगर यूनिट वेक्टर रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा तो 1 होगा। आपने क्या बोला कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है। आपने क्या बोला यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है। इसका मतलब क्या करेंगे, जैसे ही पूछेगा आप उसका क्या निकाल देंगे मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है 1/√3i, 1/√3j + 1/√3k ऐसा लिखा गया। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालिए, तुरंत आप मैग्नीट्यूड निकालिए तो क्या होगा 1/√3 का स्क्वायर रूट अंडर 1/√3 का स्क्वायर, अब फिर क्या होगा 1/√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/3
1/3 1/3, 3 3 3 का लघुत्तम 3, 1 जोड़ 1 जोड़ 1, ऊपर में हो गया 3/3, 1 मैग्नीट्यूड 1। देखेंगे आप मैग्नीट्यूड कितना निकल गया 1। अगर मैग्नीट्यूड 1 निकल गया इसका मतलब जो गिवन वेक्टर है वो कैसा है, यूनिट वेक्टर है। तो लिखेंगे हियर गिवन वेक्टर इज कैसा वेक्टर होगा, यूनिट वेक्टर होगा। यहाँ पे जो गिवन वेक्टर है वो कैसा वेक्टर है, तो वो यूनिट वेक्टर है। कंप्लीट। नेक्स्ट दूसरा बोल रहा है सवाल नंबर 6 में बोला, देखेंगे आपके सामने दे दिया एक वेक्टर, इफ वेक्टर a इक्वल टू i प्लस जे प्लस के दे दिया, बोलता है चेक इट इज यूनिट वेक्टर और नॉट। चेक कीजिए कि ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं है। हमने क्या बोला, अगर कोई यूनिट वेक्टर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब वेक्टर a बराबर है i प्लस जे प्लस के। आप फटाक देने क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड निकालें, कितना होगा 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर जोड़ 1 का स्क्वायर, आंसर हो गया √3। क्या ये 1 हुआ, नहीं, डज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 ना हो वह यूनिट वेक्टर नहीं होता है। तो क्या लिखेंगे, हियर वेक्टर a इज नॉट अ यूनिट वेक्टर। यहाँ पे जो वेक्टर a है वो यूनिट वेक्टर नहीं है। कंप्लीट। यहाँ जो वेक्टर है वो यूनिट वेक्टर नहीं है। नेक्स्ट, अब आपको आगे बढ़ने से पहले एक स्टार समझना होगा कि यूनिट वेक्टर का उपयोग कहाँ करते हैं, यूनिट वेक्टर का यूज क्या है। तो अगला हेडिंग है कि यूनिट वेक्टर का उपयोग, जरा इसको नोट करेंगे आप। यूनिट वेक्टर का उपयोग करते हैं किसी मैग्नीट्यूड को वेक्टर बनाने में। समझिएगा, जैसे बड़े लोगों की कृपा अगर एक छोटे लोगों पे हो जाए तो वो छोटा लोग बड़े लोग बन जाते हैं, अर्थात उस बड़े लोग का कुछ नहीं बिगड़ता लेकिन छोटे का एहसान हो जाता है। ओके, उसी प्रकार यूनिट वेक्टर का उपयोग होता है किसी मैग्नीट्यूड को, मतलब कोई गरीब आदमी को एकदम से उसका जिंदगी संवार देता है, उसको एक डायरेक्शन मतलब वेक्टर के पास क्या है, डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड के पास डायरेक्शन नहीं है। मतलब क्या, यदि यूनिट वेक्टर किसी के सर पे हाथ रख दे, वो बेचारा जिसको कोई दिशा नहीं था जिंदगी में, उसको एक दिशा मिल जाता है। इसका मतलब यूनिट वेक्टर का उपयोग किसी भी मैग्नीट्यूड को वेक्टर बनाने में किया जाता है। क्या बोले, यूनिट वेक्टर का उपयोग किसी भी मैग्नीट्यूड को वेक्टर बनाने में किया जाता है। कंप्लीट। अर्थात यदि आपके पास किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, अगर आपके पास किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, अगर उसमें यदि आप यूनिट वेक्टर का पहचान है क्या, यदि आप किसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड में यूनिट वेक्टर से गुना कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बेचारा वेक्टर बन जाएगा। अर्थात वेक्टर a इक्वल टू होगा मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू a कैप। ओके, तो हियर a कैप बराबर क्या होगा, ये हो जाएगा एक वेक्टर a बटा a का मैग्नीट्यूड। बहुत इंपॉर्टेंट, कंपटीशन से बहुत लगाओ इस फॉर्मूला को। क्या बोला, यदि किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर बनानी हो, इससे पहले चेक किए इनमें से कौन यूनिट है और कौन यूनिट नहीं है। अब हम लोग जो कोई वेक्टर दिया है उसको यूनिट वेक्टर बनाएंगे, कोई वेक्टर दिया है उसको यूनिट वेक्टर बनाएंगे, कोई वेक्टर दिया है उसको यूनिट बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उसमें भाग कर दीजिए। जैसे अब एक सवाल लिखते हैं, क्वेश्चन ए है, इफ वेक्टर a इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस के, तब लिखता है फाइंड a कैप। मतलब आपको एक वेक्टर दे दिए, आप उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में परिवर्तित कीजिए। अब देखिए, सबसे पहली बात हमने क्या बोला, आपके पास वेक्टर क्या दिया हुआ है, 2i प्लस जे प्लस के। क्या ये वेक्टर दिया हुआ है, आपके पास वेक्टर क्या दिया हुआ है, तो आपके पास वेक्टर है 2i प्लस जे प्लस के। ये वेक्टर आपके पास है, क्या है वेक्टर, 2i प्लस जे प्लस के, ऐसा दे दिया। आप देखिए, सबसे पहले आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लो, कितना होगा, √2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 दूना 4 1 5 1 6, तो कितना हो गया √6। अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बताए, ए वेक्टर बटा उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर कितना है दोस्त आपके पास है 2i प्लस जे प्लस के, ऐसा। नीचे में कितना हो गया, √6 को सब में गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 बटा √6 इंटू i 1/√6 इंटू जे प्लस 1/√6 इंटू के। दिस इज द यूनिट वेक्टर और ये हो गया आंसर। कंप्लीट।
अगला सवाल आपसे पूछेगा, आपके पास एक वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर है इफ वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के एंड वेक्टर बी इक्वल टू 2i प्लस जे प्लस के, ऐसा दे दिया। पूछता है आपसे फाइंड ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर। इस बार क्या पूछा है, ए प्लस बी पर कैप है, ए प्लस बी पर कैप है, ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर चाहिए, ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर चाहिए। आइए सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास वेक्टर ए दिया है, कितना है आई प्लस जे प्लस के, आपके पास वेक्टर बी कितना है, ये है 2i प्लस जे प्लस के, आपके पास ए प्लस बी कितना होगा 2 1 3i 1 1 2 2j प्लस 1 1 2 2k, ये निकल गया। आपके पास मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, 3 3 9 2 दूना 4 2 दूना 4 4 8 9 8 17 रूट अंडर 17। ठीक है, अब देखिए आपको क्या बताए थे, अगर किसी का यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसी वेक्टर में क्या करेंगे, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से भाग कर देंगे। तो ए प्लस बी वेक्टर कितना है, तो 3i प्लस 2j प्लस 2k, नीचे में कितना हो जाएगा रूट 17, अलग अलग कर दीजिए, 3/√17 आई कैप, 2/√17 जे कैप, 2/√17 के कैप। ये हो गया आपका आंसर। हम उम्मीद करेंगे कि अब आप यूनिट वेक्टर से अगर कोई भी सवाल आएगा तो वो आपसे नहीं छूटेगा। यूनिट वेक्टर से अगर कोई भी सवाल आएगा तो उसका वो आपसे नहीं छूटेगा। तो हमने क्या बोला, देखेंगे x के तरफ यूनिट वेक्टर कौन है आई कैप, y के तरफ जे कैप, z के तरफ के कैप। x कंपोनेंट के तरफ यूनिट वेक्टर कौन है आई कैप, y के तरफ कौन है जे कैप, z के तरफ कौन है के कैप। ओके, ये आपका अलग अलग डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। अब देखेंगे सर आई कैप, जे कैप और के कैप, ये तीनों क्या है, ये तीनों है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, एक्स वाई और जेड एक्सिस के तरफ है। यूनिट वेक्टर है तो आई का भी मैग्नीट्यूड 1, जे का भी मैग्नीट्यूड 1 और के का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। इस बात को आपको याद रखना है, आई भी यूनिट वेक्टर है, जे भी यूनिट वेक्टर है और के भी यूनिट वेक्टर है, इसीलिए यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। कंप्लीट। अब हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अगला आप हेडिंग देंगे ट्रायंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, इसी का नाम है पैरेलेलोग्राम लॉ। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मतलब वेक्टर को जोड़ने के लिए त्रिभुज का नियम। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज, किसके लिए, वेक्टर को जोड़ने के लिए। आप देखेंगे सबसे पहली बात कि यहाँ पे दो वेक्टर को, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से दो वेक्टर को जोड़कर उसका रिजल्टेंट निकाला जाता है। क्या बोले, इस नियम से दो वेक्टर, मान लेते एक ए है और एक बी है, को जोड़कर क्या प्राप्त करते हैं, रिजल्टेंट प्राप्त किया जाता है। दो वेक्टर को जोड़कर क्या प्राप्त करते हैं, तो रिजल्टेंट प्राप्त किया जाता है। कैसे, जरा ये देखिए, मान लीजिए आपके पास ये है वेक्टर ए, ओके, और दूसरा वेक्टर ये है बी, ये वेक्टर कौन हो गया, बी। ठीक, तो अगर रिजल्टेंट जो होता है पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर का हेड, इस दोनों को जब मिला देंगे तो यही है आपका क्या, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का पहला अक्षर क्या है, आर। ठीक है, तो आर बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो लिख देंगे वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, और दोनों वेक्टर के बीच का कोण क्या है, थीटा। फिर से समझिए, रिजल्टेंट, ये जो आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है, इस नियम से आप क्या करते हैं, तो आपने बोला कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन के द्वारा हम लोग दो वेक्टर को जोड़कर उसका रिजल्टेंट प्राप्त करते हैं।
दो वेक्टर को जोड़कर उसका रिजल्टेंट प्राप्त करते हैं, उसी का नाम क्या है, ट्रायंगल ऑफ एडिशन, या उसी को क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ। कितने वेक्टर को आप जोड़ते हैं, तो आपने बोला दो वेक्टर को जोड़ते हैं। अब कैसे कैसे, मान लीजिए आपके पास ये है वेक्टर ए और यहाँ पे एक दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है। अगर इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया, थीटा, कंप्लीट। अब देखिए, अगर पहले वेक्टर का टेल और दूसरे वेक्टर के हेड को अगर मिला दें तब जो एक मान प्राप्त होगा उसी का नाम है रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट का पहला अक्षर आर, रिजल्टेंट का मतलब हो गया टोटल, ओके, बराबर ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। कैसे निकालेंगे जरा वो देखिए। सर ये क्या है, ये वेक्टर बी है। हमने कहा था आप किसी भी वेक्टर को अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। मान लेते ये है पॉइंट ओ, ये है पॉइंट पी, ये है पॉइंट क्यू और ये है पॉइंट एम, ऐसा हमारे पास अलग अलग पॉइंट हम दर्शा दिए, ठीक। अब देखिएगा सर, त्रिभुज ओ पी क्यू एम में जाइए, वेक्टर बी को हम दो कंपोनेंट में तोड़ना चाहते हैं, वेक्टर बी को हम दो कंपोनेंट में तोड़ना चाहते थे। हमने कहा था जिसके साथ थीटा बनेगा वो टूटेगा कॉस में, तो ये क्या हो गया, ये टूट गया बी कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी साइन थीटा। हमने कहा था जिसके साथ थीटा बनेगा वो होगा कॉस में और जो बच गया वो होगा साइन में। अब ओ से लेकर के पी तक ये कितना है, तो ये है आपका ए, ठीक है। आपने क्या किया, वेक्टर बी को तोड़ दिया, जिसको तोड़ दिया उसे आप भूल जाओ, भूल गए। अब देखिए आपके पास एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ है ओ एम क्यू, आपके पास एक समकोण त्रिभुज प्राप्त हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल प्राप्त हुआ है जिसका नाम है ओ एम क्यू। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ओ एम क्यू में। आप कहाँ जा रहे हो, आप जा रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा, ओ एम क्यू में। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप उसमें पाइथागोरस तो लगा सकते हैं, आप 10th में ही पढ़े हैं। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कौन है, कर्ण हो गया ओ क्यू, तो इसके हिसाब से ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब कौन हो गया क्यू एम, तो क्यू एम का स्क्वायर जोड़ आधार, आधार कौन हो गया, आधार हो गया ओ एम, तो ये हो जाएगा ओ एम का होल स्क्वायर। क्या ये सही है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब देखिएगा सर, इसको जरा सा हम और एक लाइन आगे बढ़ाते हैं, तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा क्यू एम का स्क्वायर। देखिए जरा, ओ एम दो भाग में है, एक है ओ पी जोड़ पी एम, तो ये बनेगा ओ पी जोड़ पी एम का होल स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, सबका वैल्यू रख देंगे। आइए सबका जरा वैल्यू रखते हैं, सबका वैल्यू रखते हैं। ओ क्यू कहाँ है, ओ क्यू ये है आपका ओ क्यू, और ओ क्यू को क्या बोला है आर, तो इसके जगह पे लिखेंगे आर का स्क्वायर बराबर क्यू एम कितना है, क्यू एम ये है बी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका बी साइन थीटा का होल स्क्वायर जोड़। देखिए ओपी कितना है ए, जोड़ पी एम कितना है बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। जरा देखिए इसको अच्छे से, ठीक है क्या, ठीक है। चलिए अब तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर बी साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, कंप्लीट। जरा देखिए अब इसको ओपन करते हैं, तो ये क्या बनेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू ये बनेगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा, कंप्लीट। अब चलिए तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए सबसे पहले ए स्क्वायर जो ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इस दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन कर लिए तो बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
प्लस 2ab कॉस थीटा। हम लोग 10th में पढ़े थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, खत्म खेला। तो ये बनेगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्या हो गया? आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। स्क्वायर खत्म, उधर जाके रूट बनेगा, तो आर बराबर बन गया रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। और आर बराबर क्या है? ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड। तो ये हो गया आज के बाद ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ a, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड है तथा थीटा दोनों वेक्टर कौन कौन a और b के बीच का कोण है। a और b के बीच का कोण है। सर इस फॉर्मूला को मरने के बाद भी मत भूलिएगा। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब जरा देखिएगा इसमें कहानी क्या है। इसमें कहानी ये है, जरा सा कुछ केस को देखिएगा। इसमें कहानी ये है, कहानी इसका ये है, कुछ केस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात कि केस वन में ये है एक वेक्टर a और दूसरा वेक्टर ये b, दोनों के बीच का कोण थीटा। तब इस दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा। केस वन। केस टू, यदि वेक्टर a तथा वेक्टर b दोनों समांतर हों, दोनों कैसा हो? समांतर हो। अर्थात यदि दोनों वेक्टर समांतर हो जाएगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। मतलब क्या है कि जिधर वेक्टर a है उधर ही वेक्टर b भी है, तभी ना दोनों समांतर होगा। सही है, जिधर वेक्टर a है उधर ही वेक्टर b है, तब दोनों के बीच का जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना होगा? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1। तो ये लिखाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 का मान 1। ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, इसको क्या लिखते हैं आप? इसको आप लिखते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, इसीलिए a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बराबर क्या हो गया? ये हो जाएगा आपको स्क्वायर खत्म, रूट खत्म, ये हो जाएगा a प्लस बी। तो यदि दो वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में हो तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें? कुछ नहीं करेंगे, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड को आपस में जोड़ देंगे। जैसे a 5 न्यूटन का फोर्स, b 10 न्यूटन का फोर्स, दोनों एक डायरेक्शन, टोटल कितना हो गया? 10 5 15, सर 15 न्यूटन का फोर्स। कंप्लीट। केस थ्री में बोलता है यदि वेक्टर a तथा वेक्टर b एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत हो, अर्थात अगर विपरीत हो जाएगा तो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। मतलब एक वेक्टर a राइट के तरफ होगा तो दूसरा वेक्टर जो b है वो लेफ्ट के तरफ होगा। ऐसा ही कहानी होगा। अगर इसमें से एक वेक्टर a राइट के तरफ होगा तो एक वेक्टर b जो होगा वो लेफ्ट के तरफ होगा, तब दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? तब दोनों के बीच का एंगल हो गया आपका कितना? 180 डिग्री। कंप्लीट। अब जरा देखिए 180 डिग्री। तो यहाँ पे अगर हम लोग दोनों का मैग्नीट्यूड निकाले a प्लस बी का, तो क्या लिखेंगे आप? रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री का मान होता है -1,
तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर खत्म रूट खत्म, इसीलिए जो मैग्नीट्यूड होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा a माइनस बी। a माइनस बी मतलब क्या, यदि दो वेक्टर एक दूसरे के विपरीत डायरेक्शन में हो तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, सीधा क्या करेंगे, दोनों वेक्टर को घटा के लिख लेंगे। उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, सीधा घटा के लिख लेंगे। यदि दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, दोनों वेक्टर को आपस में जोड़ देंगे। यदि विपरीत डायरेक्शन में हो तो उसका रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, दोनों वेक्टर क्या करेंगे, घटा देंगे। लेकिन हमेशा कोशिश कीजिएगा अधिक में से कम घटाने का, अधिक में से, मॉड लगा हुआ है, मॉड का मतलब होता है हमेशा पॉजिटिव, तो हमेशा अधिक में से कम घटाएंगे। ओके, नेक्स्ट तीसरा, यदि केस 4 कहता है यदि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, यदि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। केस 4 में है यदि वेक्टर ए तथा वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, एक दूसरे के लंबवत हो, तो तब थीटा का मान कितना होगा, 90 डिग्री। मतलब वेक्टर ए अगर इधर है तो वेक्टर बी किधर होगा, इसके लंबवत होगा, तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा, ये होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू 0, मतलब ये टर्म खत्म हो जाएगा। तो आपके पास रिजल्टेंट हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपके पास रिजल्टेंट क्या बनेगा, रूट अंडर ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर। इस तरीके से क्या था कि यदि दो वेक्टर आपके सामने दिया रहेगा तो उसका आप मैग्नीट्यूड अलग अलग फॉर्मूले से, अलग अलग प्रकार से निकाल सकते हैं, अलग अलग फॉर्मूला से, अलग अलग प्रकार से आप उसका निकाल सकते हैं। अब जरा कुछ सवाल करते हैं। पहला सवाल लिखता है कि 2 फोर्स ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन ए बॉडी at an angle of 90 degree, find resultant। फाइंड रिजल्टेंट क्या पूछ रहा है कि दो फोर्स है, देखिएगा क्या कहना क्या है कि दो फोर्स है वो एक बॉडी पे लग रहा है और दोनों फोर्स एक दूसरे के 90 डिग्री पर, इधर हो गया मान लेते हैं F1 3 न्यूटन, इधर हो गया F2 कितना 4 न्यूटन, दोनों के बीच का कोण कितना है 90 डिग्री। क्या पूछा रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट बराबर फॉर्मूला क्या है, अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तो कैसे निकालते हैं, रूट अंडर F1 का स्क्वायर जोड़ F2 का स्क्वायर। क्या F1 का मान 3 तिया 9, F2 का मान 4 चौका 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5, 5 न्यूटन, ये हो गया आंसर। कंप्लीट। नेक्स्ट, जल्दी नोट करिए इसको। अगला सवाल है आपके सामने, अगला सवाल दूसरा सवाल है आपके सामने, दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल ये कह रहा है कि ये कोई बॉडी है, उस पर इधर लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स और इधर लग रहा है 5 न्यूटन का फोर्स, रिजल्टेंट कितना होगा, क्या बताए थे, यदि दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, दोनों को आप क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो कितना होगा 15 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए एक फोर्स इधर की तरफ 20 न्यूटन F1, एक फोर्स इधर की तरफ F2 10 न्यूटन, बताइए रिजल्टेंट कितना होगा। क्या बताए थे, अधिक वाले फोर्स में से अगर दोनों विपरीत डायरेक्शन में है तो कैसे निकालेंगे, दोनों क्या करें घटा देंगे, तो ये कितना होगा 20 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन, कितना हो गया 10 न्यूटन, और ये हो गया आंसर। कंप्लीट। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन पूछता है कि दो वेक्टर है, वेक्टर ए है और इधर वेक्टर बी है, दोनों के बीच का कोण है 60 डिग्री, वेक्टर ए का मान है 2 और वेक्टर बी का भी मान है 2। पूछता है
रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट ज्ञात करें। ठीक है, आप देखिएगा सबसे पहली बात, रिजल्टेंट बराबर क्या था फॉर्मूला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर जोड़ 2ab कॉस थीटा। ए का मान कितना 2 तो 2 का स्क्वायर, बी का मान 2 2 का स्क्वायर, 2 गुना 2 गुना 2 कॉस 60 का मान 1/2, 2 के साथ 2 कट गया, कितना हो गया 4 4 4 4 4 8 4 12, मतलब क्या 2√3, ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आप किसी भी दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट को ज्ञात कर सकते हैं। कंप्लीट। आज के लेक्चर को हम लोग यहाँ पे लॉक करेंगे और अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि दो वेक्टर का गुना कैसे किया जाता है, गुना करने का कौन कौन प्रोसेस है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, उस पर हम लोग आगे विचार करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।